Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। गांधार मूर्ति कला की हम बात करते हैं। बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ शांति के प्रतीक यह मूर्ति बनती है। यहां आप देखेंगे दाढ़ी युक्त मूछ, कम आभूषण पहने हुए, लहरदार बाल, इसके साथ साथ यूनानी चौड़ा माथा, योगी की मुद्रा में बैठे बुद्ध, बड़े कान, आधी बंद आंखें, उनकी कपाल का उभार, ये सारी चीजें आप देखेंगे कि गांधार मूर्तिकला के अंतर्गत देखा जा सकता है, जहां पर बुद्ध की प्रतिमा इस प्रकार से बनाई गई। वहीं पर अगर मथुरा कला की बात करें तो आनंदित बुद्ध, आध्यात्मिकता में डूबे हुए, दाढ़ी और मूछ रहित मुखमंडल, मुख पर ईश्वरीय भाव, पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, दाहिना हाथ अभय मुद्रा में, और इसके साथ ही साथ ऊपर आप देखेंगे कि ऊपर उठा हुआ कंधा, बाईं जांघ पर जो है बायां हाथ, उभरा हुआ कपाल, ये सब आप देखेंगे तो मथुरा मूर्तिकला के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम अमरावती की बात करें तो अमरावती कला में बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं पर आधारित कथा वस्तु को दर्शाया गया है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मनुष्य तथा पशु दोनों रूप में अंकन मूर्तिकला का उल्लेख यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा संरचना अधिक जटिल है और तीव्र भावनाओं की अभिव्यक्ति शरीर 3 जगह से मुड़ा हुआ जैसे त्रिभंग मुद्रा के रूप में दिखाया गया है। कई बार यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि त्रिभंग मुद्रा जो बुद्ध की है वह किस कला के अंतर्गत देखी जा सकती है। तो त्रिभंग मुद्रा जो है अमरावती कला का विशेष रूप से विषय वस्तु बना हुआ है। साथ ही साथ जातक कथा यानी कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में जो बात की गई है वो भी अमरावती में। तो यहां पर आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। आइए अब हम विस्तार से इन सभी कलाओं के बारे में, इन कला केंद्रों के बारे में, यहां पर जो मूर्तियां बनी बुद्ध की उसका डिटेल व्याख्या करते हैं। सबसे पहले गांधार मूर्तिकला, पुनः एक बार इसको यहां पर विस्तार से देखेंगे। गांधार क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु नदी के दोनों ओर स्थित है। इसमें पेशावर की घाटी, स्वात, बुलेर और बजुरा के इलाके शामिल हैं। 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के हखामनियों ने यहां शासन किया था। बाद में यूनानियों ने, फिर मौर्य, शक, पहलव और कुषाणों ने इस क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। यूनानी कला के प्रभाव से इस क्षेत्र में जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार मूर्तिकला शैली कहा गया, उसे हेलेनिस्टिक कला कहा गया। इस शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया और इस पर रोमन कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आइए इसकी विशेषताओं पर बात करें। इसका विषय मुख्य रूप से बौद्ध है। इसी कारण कभी कभी इस कला को यूनानी बौद्ध, ग्रीको बुद्धिस्ट यानी इंडो ग्रीक अथवा ग्रीको रोमन काल भी कहा जाता है, परंतु इसका प्रमुख केंद्र गांधार होने के कारण यह गांधार कला के नाम से ज्यादा लोकप्रिय है। गांधार कला के नमूने जलालाबाद, अड्डा, बामरान, बेग्राम और तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। गांधार कला के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण शासक थे। इस कला शैली के अंतर्गत मुख्य रूप से बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियों का ही निर्माण हुआ। ब्राह्मण तथा जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां इस काल में प्रायः नहीं प्राप्त होती। इस शैली में हारीति तथा रोम अथवा एथिना देवी की मूर्तियों का भी अंकन प्राप्त होता है। इन मूर्तियों का निर्माण काले स्लेटी पत्थर, नीले भूरे रंग की परतदार चट्टानों की पक्की मिट्टी, चूना आदि से किया जाता था। इसके अलावा इस शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां ध्यान, पद्मासन, धर्मचक्र, प्रवर्तन, साथ ही साथ वरद तथा अभय आदि मुद्राओं में प्राप्त होती हैं। गांधार शैली में निर्मित इन मूर्तियों की कुछ विशेषताएं भी उल्लिखित हैं। इनमें मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। कई मूर्तियों में दाढ़ी, मूछ, धोती, संघाटी आदि प्रदर्शित की गई है। मांसपेशियों, लहरदार बालों का अत्यंत सूक्ष्म ढंग से प्रदर्शन किया गया है। इन मूर्तियों में मनुष्य की आकृति का जीवंत अंकन हो पाता है। कहा जाता है कि उनके नाक, नख तीखे हुआ करते थे। इसके साथ ही साथ उनमें एक गणितीय अनुपात भी होता था। इसके अलावा बुद्ध की वेशभूषा यूनानी है। यहां उनके पैरों में जूते दिखाए गए हैं। बुद्ध की प्रतिमा में उत्कीर्ण वस्त्र
यूनानी रोमन फैशन के अनुरूप हल्के और पारदर्शी होते थे। प्रभामंडल सादा और अलंकरण रहित है। इस प्रकार इस शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती हैं। इनमें वह सहजता, भावात्मक श्रेय प्राप्त नहीं होते जो भरहुत, सांची, बोधगया तथा अमरावती की मूर्तियों से प्राप्त होते हैं। इन मूर्तियों में आध्यात्मिकता तथा भावुकता न होकर बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ इन मूर्तियों के अतिरिक्त दीवारों पर उभारदार मूर्तियां भी उत्कीर्ण की जाती थी। इनमें अधिकांशतः बुद्ध के जीवन तथा उनके पूर्व जन्मों और बोधिसत्व के जीवन से संबंधित चित्र अंकित होते थे। उदाहरण के रूप में तक्षशिला का स्तूप बोधिसत्व की मूर्तियों से सजाया गया है। ये मूर्तियां पूजा के लिए ताखे पर रखी हैं। इसके अलावा शहरी भेलोल स्तूप के छोटे खंभों के परकोटों पर बुद्ध, बोधिसत्व और उनके जीवन से संबंधित घटनाएं उत्कीर्ण हैं। साथ ही साथ शाह जी की डेरी स्थित स्तूप के बगल की दीवार से एक कांस्य अस्थि मंजूषा प्राप्त हुई है। इसमें बुद्ध, कुषाण राजा और उड़ता हुआ हंस चित्रित है, दिखाया गया है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण बातें। बिरमान में एक सोने की अस्थि मंजूषा प्राप्त हुई है जिसमें एक छतरी के भीतर कई चित्र अंकित हैं। इसी प्रकार हाथी दांत की बनी एक पट्टियां बेग्राम से प्राप्त हुई हैं। आप यहां पर देख सकते हैं बुद्ध की गांधार मूर्तिकला, जिसमें आप यहां पर इस अंकन को देख सकते हैं। इसके साथ बोधिसत्व गांधार मूर्तिकला एक दूसरे चित्र में आप यहां पर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं मूछ वगैरह बुद्ध को सब स्पष्ट दिख रहा है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे बुद्ध की मूर्तियों का मथुरा कला शैली में।